हाँ, तो आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप। दिल की समझ, दिमाग की ताकत। इमोशनल इंटेलिजेंस का कनेक्शन भी और लीडरशिप से है। बेसिकली लीडरशिप कहीं पे भी हो सकती है। लीडर का मतलब बस ये नहीं होता कि जो है पॉलिटिशियन आप बन गया या नेतागिरी आपको करनी है। लीडरशिप तो कुछ भी हो सकता है। एक इंसान जो दूसरों को संभाल रहा है, दूसरों को लीड कर रहा है, एक टीम के साथ काम कर रहा है, वो हर इंसान क्या है? लीडर है। घर भी पूरा एक जो है फ्रेमवर्क के साथ चलता है ना, पूरी फैमिली। तो फैमिली में भी कोई ना कोई एक लीडर होता है, जैसे बाप हो गया या बड़ा भाई हो गया। आप क्लास में हैं तो क्लास का भी कोई एक लीडर होता है, जैसे मॉनिटर बनाया जाता है, मॉनिटर भी क्या एक लीडर है। या टीचर जो आ रहा है वो टीचर भी क्या है? लीडर है। आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें कोई एक इंसान ऐसा होता है जो माहिर होता है हर चीज़ में, सबको सही गलत बताता है, लोग उसकी बातें सुनते हैं, उसकी बात कोई टालता नहीं है, वो भी क्या है? वो भी लीडर है। तो लीडरशिप के बारे में आज पढ़ते हुए ये मत सोचिएगा कि आपको नेता बनाने की यहाँ पे बात हो रही है। लीडरशिप का मतलब एक अच्छा इंसान या महान इंसान जो होता है ना, उसकी बात होती है। लीडरशिप का यही असल में मतलब है। लेकिन आज के टाइम पे लीडरशिप की जो सोच है वो सिर्फ नेता तक सीमित हो जाती है, उसके अलावा लोग उतना सोचते भी नहीं। बट यहाँ पे आपको एक अच्छा इंसान बनाने की बात है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में क्या? लीडरशिप। इंसान कहीं पे भी एक लीडर हो सकता है और हर इंसान को एक लीडर होना चाहिए अपने अंदर, मतलब एक लीडर पैदा करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान लीडर है वो हर परेशानी को, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, वो हर चीज़ की जिम्मेदारी ले सकता है, वो लोगों को इंस्पायर करता है, लोगों को गाइड करता है, पूरे टीम के साथ, ग्रुप के साथ मिलजुल के काम करता है। और पूरे ग्रुप में जितने लोग हैं या जान पहचान में जितने लोग हैं या फैमिली का अगर मान लीजिए वो लीडर है, तो फैमिली में सबकी रिस्पेक्ट, सबका ख्याल रखना, सबको साथ लेकर चलना, आपस में कुछ झगड़े हो रहे हैं तो उनको सुलझाना, सही फैसले लेना, ये सब क्या है? एक लीडर का काम है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक लीडर कोई भी बन सकता है और किसी भी जगह बन सकता है। उसके लिए ना किसी पोस्ट की ज़रूरत है, ना कोई एक ख़ास एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना किसी बैज वगैरह की ज़रूरत है। बस एक अच्छा इंसान होना एक अच्छा लीडर होने की निशानी होती है। ठीक है ना? तो वो लीडर इंसान कैसे बनेगा? वो लीडर इंसान बनेगा इमोशनल इंटेलिजेंस से। आप ज़िंदगी में रिश्ते अच्छे से निभाना चाहते हैं तो क्या ज़रूरत है? इमोशनल इंटेलिजेंस। आप नेता बनना चाहते हैं तो किसकी ज़रूरत है? इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अच्छे बाप बनना चाहते हैं, अच्छी माँ बनना चाहते हैं तो किसकी ज़रूरत है? इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अपने बच्चे को अच्छे से समझाना चाहते हैं, कोई गलत रास्ते पे आप उस रास्ते से हटाना चाहते हैं, या किसी एक अच्छी राह पर लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत है? इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके घर में रिश्तों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप उनको कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करें, आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे आप लोगों को समझें, उसके लिए किसकी ज़रूरत है? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी ज़िंदगी का बेस है। ठीक है? जैसे हम लोग कहते हैं कि एक इंसान इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो किसी खास चीज़ में माहिर है। साइंस उसको बहुत ज़्यादा आती है, मैथमेटिक्स मान लीजिए उसको बहुत ज़्यादा आती है, तो हम लोग कहते हैं ना इंटेलिजेंट है। तो वो किस दुनिया में है? वो वही पढ़ाई की दुनिया तक सीमित है उसकी इंटेलिजेंस, इसलिए हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम लोग वर्ड इस्तेमाल करें तो इसका मतलब वो इमोशन की दुनिया में इंटेलिजेंट है। और जो इंसान इमोशन की दुनिया में इंटेलिजेंट है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में इंटेलिजेंट है। और ज़िंदगी में इंटेलिजेंट होने का मतलब हर एक चीज़ जो उससे जुड़ी है वो उसमें माहिर हो गया। इसीलिए हम इतना रिश्ता जो गिनाए या जो भी बातें गिनाएं वो सब हमारी ही ज़ाती ज़िंदगी का सब हिस्सा है। बात समझ में आई? तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस पर कमांड होना, अल्टीमेटली आप महान इंसान धीरे धीरे बन जाएंगे और लगभग जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं एक अच्छे ज़िंदगी के लिए, एक अच्छी समझ के लिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो आपके अंदर डेवलप होगी। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बात में हम फ्लो में बता ही दिए कि क्या है। तो अगर किताबी आप भाषा देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस उस एबिलिटी को कहते हैं जहाँ पे आप अपने इमोशन के साथ साथ, यानी कि आप अपने इमोशन को समझते हैं, उसको पहचानते हैं और उसको मैनेज भी करना जानते हैं। ठीक उसी तरीके से आप दूसरों के इमोशन को भी समझते हैं, दूसरे के इमोशन को पहचानते हैं
और दूसरे के इमोशन को कंट्रोल करना, मैनेज करना भी जानते हैं, उसको प्रभावित करना भी जानते हैं। यही क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। आपका दोस्त उदास है, उसको कोई तकलीफ़ है, उस दोस्त ने आपसे तकलीफ़ शेयर भी नहीं की, लेकिन आपने उनका चेहरा देखा और आपको पता चल गया कि किसी परेशानी में है, और आपने कुछ बातें करके, जोक सुना के या इधर उधर की बात करके आपने 2 मिनट में उसका मूड ठीक कर दिया। क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। आप सैड बैठे हैं, आपने अपनी अम्मी से, अपनी माताजी से कुछ नहीं कहा, आपकी माताजी ने या आपकी अम्मी ने आपका चेहरा देखा और उनको लगा कि बेटी को कुछ प्रॉब्लम है या बेटे को कुछ प्रॉब्लम है, और उन्होंने पूछा बिना कहे, तो वो भी क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इमोशन की दुनिया में, आसान भाषा में, इमोशन की दुनिया में आपकी महारत इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करती है। तो अब इंसान ऐसा कैसे बन सकता है कि वो इतना अच्छे से इमोशन को समझ ले, लोगों के इमोशन का इस्तेमाल भी कर ले। इंडिया में आप बड़े बड़े लोगों को अब देखिए, हर इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। बड़ी बड़ी जो कंपनी चलाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े टीचर्स जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल है ना। अरविंद केजरीवाल जो है एक आंदोलन से निकले और उन्होंने 2-3 साल में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। बाकी और पार्टियों को आप देखिए, 2-2, 3-3 सीट आती है, फिर 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल लग जाते हैं उनको बहुमत हासिल करने में। उन्होंने ऐसा 3 साल में कौन सा तीर मार लिया? उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस नामक तीर मारा और लोगों को एहसास दिला दिया, लोगों के इमोशन को उन्होंने पकड़ा और लोगों के इमोशन को रेगुलेट भी किया उन्होंने और कंट्रोल भी किया। कैसे रेगुलेट किया? उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली और एक आम इंसान जैसे कपड़े पहन लिए, और जैसे उन्होंने कपड़े पहने, लोग सामने वाले के या पब्लिक के इमोशन कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए। कैसे चेंज हुए? कि पब्लिक ने मान लिया कि ये इंसान हम में से ही एक है, हमारे जैसे कपड़े पहनता है, हमारे जैसे ऑटो में घूमता है, हमारे जैसे गर्मी में जो है हमारे लिए लड़ रहा है। लोगों को क्या एहसास हुआ? हमारे जैसा, इसलिए लोगों ने यकीन कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए। और इतनी पॉपुलैरिटी के साथ 2 टर्म उन्होंने पूरा किया, बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री बने, फिर ये चौथी बार जो है नहीं बन पाए। तो ये किसका इस्तेमाल हुआ? इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक है, लोगों को जोड़ने का तरीका। ऐसे जैसे एक नाम आता है अलख पांडे, आपने नाम सुना है? सुना ही होगा, पूरी दुनिया जानती है। तो अलख पांडे भी इतने बड़े आदमी हैं ना, 1000 करोड़ की जो है कंपनी है, लेकिन आप देखिएगा उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है? टी शर्ट पहनते हैं जीन्स पे इन करके, आपने नोटिस किया? अब जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो क्या है कि टी शर्ट इन नहीं की जाती है। ठीक है, जीन्स पहने या कुछ भी पहने, टी शर्ट का तरीका है कि टी शर्ट खुली रहती है, बट वो इन करके पहनते हैं। अब इन करके पहनने का मतलब ये थोड़ी है कि उनको ड्रेसिंग सेंस नहीं है या उनके समझ नहीं आता है, उनको सब समझ है। और नहीं भी समझ होती तो उतनी बड़ी टीम है, वो जाहिर सी बात है वहाँ पे सारे जो है स्टाइलिस्ट वगैरह सब होते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो जब पहनते हैं तो वो थोड़ा ऑड लगता है, क्योंकि कोई टी शर्ट इन करके नहीं पहनता, और जब एक इंसान इन करके पहन रहा है तो वो बाकी लोगों से अलग लगने लगता है, और लोगों को लगता है कि कितना महान इंसान है जो इतना अमीर होने के बावजूद कोई जो है ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन रहा, ब्रांडेड ही टी शर्ट रहती है, बट दिखता कैसा है? बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल। और इससे लोग अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो कनेक्ट कर पाती हैं कि इतनी 1000 करोड़ की कंपनी होने के बावजूद इतना सिंपल जो है जीवन वो जी रहे हैं। ये भी क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप किसी को भी उठा के देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना ये गलत नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये धोखा नहीं है, ये एक तरीका है ज़िंदगी जो है अपनी बेहतर बनाने का, या जो भी आप काम करें उस काम को बेहतर करने का। तो वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल किसका हो रहा है? इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो बहुत से लोगों को आप ऐसे ही देखेंगे, बड़ी बड़ी जो फ़ैन फॉलोइंग है। ऐसे मोदी जी की आप देखिए, इतनी लीडरशिप उनकी फेमस है, करोड़ों लोग जो है मानने वाले हैं, बहुत महान है नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी फॉलोइंग कैसे हुई? इमोशनल इंटेलिजेंस है। जैसे अभी मऊ में आए पिछले इलेक्शन में, तो वो मऊ में आके भोजपुरी में 2 लाइन बोल दिए, तो जितनी जनता थी वो एकदम पागल हो गई। क्यों पागल हो गई? क्योंकि उनको लगा कि मोदी जी हमारी ही भाषा बोल रहे हैं, हमारी ही तरफ बोल रहे हैं, और जैसे ही भाषा से भाषा मिली, लोगों ने कनेक्ट फील किया,
इमोशन क्या हो गया, रेगुलेट हो गया, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। जिस राज्य में जाएंगे वैसा ही कपड़ा पहन लेंगे, वैसी ही भाषा बोलेंगे। क्या हो गया, इमोशन रेगुलेट हुआ और लोगों ने कनेक्ट फील किया। इमोशनल इंटेलिजेंस, समझ में आ रही बात? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी रिश्तों की बेहतरी के लिए, और जहाँ भी आप आगे चल के पहुँचेंगे, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, उन सब में इमोशनल इंटेलिजेंस आपका ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। तो ये होता क्या है बेसिकली, इसको डैनियल गोलमैन ने बताया था, इसके 5 की एलिमेंट होते हैं। जिस इंसान के अंदर ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 तत्व हैं, उस इंसान के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। क्या है वो 5 तत्व? पहला है आपका सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। इंसान अपने प्रति जागरूक रहे। वो क्या कर रहा है दिन भर इंसान जो है, मान लीजिए रात को सोया, सो के उठा, उसका दिन कहाँ जा रहा है, कितना वो पढ़ रहा है, और पढ़ भी रहा है तो कितना फ़ायदा हो रहा है। 2 घंटा अगर वो पढ़ने बैठा है तो उस 2 घंटे में एक्चुअल में मन में कितनी चीज़ें बची हैं, या सिर्फ ऐसा है कि वो किताब खोल के रीडिंग किए जा रहे हैं, है ना। 2 घंटा दोस्त के साथ घूम लिए तो घूम के कितना फ़ायदा हो रहा है, या घूम के कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या नुकसान हो रहा है तो कितना नुकसान हो रहा है। जब इस तरीके से इंसान अपनी सारी चीज़ों को न केवल सोचे बल्कि उसको पहचानने की क्षमता रखे, और पहचानने की क्षमता का मतलब क्या है कि उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको भी पहचाने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे कि आपका मूड ऑफ है, आपका दिमाग ख़राब है, आप गुस्से में हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमको कुछ है, अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है, तो आप जानते हैं कि हमको फ्रस्ट्रेशन क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब इस तरीके से आप सोचेंगे तो इसका मतलब आप अपने प्रति जागरूक हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हमारा मूड ख़राब होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, अजीब सी इरिटेशन होती है, और रीज़न सोचो तो ये कुछ रीज़न नहीं होता, पता नहीं क्यों दिमाग ख़राब होता है। ऐसा होता है कभी आपके साथ? तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो इसका मतलब आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं, क्योंकि आपको अपने ही इमोशन का नहीं पता है कि हम अगर हैं परेशान तो क्यों हैं, अगर हम हैं गुस्सा तो क्यों हैं, अगर हम किसी से चिढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है किसी इंसान से हम चिढ़ रहे होते हैं, या तो कोई वजह ही नहीं होती है, ऐसे ही पता नहीं क्यों चिढ़ होती है, या कोई छोटी सी वजह होती है और हम उस पर चिढ़ते रहते हैं या परेशान होते रहते हैं। तो जब आप सोचिए कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों चिढ़ रहे हैं, क्या हमको चिढ़ने से कोई फ़ायदा है, और आप सोचेंगे कि क्या चिढ़ने से हमको कोई फ़ायदा है, और आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं हमको कोई फ़ायदा नहीं, और आप चिढ़ना बंद कर दें। ये क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। समझ रहे हैं? तो आसान भाषा में आप क्या महसूस कर रहे हैं, उस एहसास को पहचानना, और क्यों वो एहसास आपके अंदर है, क्यों वैसा आप फील कर रहे हैं, अपने मूड को पहचानना, अपने माइंडसेट को पहचानना, अपनी ताकत को पहचानना, अपनी कमज़ोरी को पहचानना, अपनी आशाओं को, अपने इंटेंशन को, अपने अंदर चल रहे सवालों को और उनके जवाब ढूंढना, ज़िंदगी में जो दुविधाएं होती हैं उनके बारे में सोचना। हर एक वो चीज़ जो आपसे जुड़ी है आप उसको समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, और उसका एक डायरेक्शन, एक रास्ता निर्धारित कर पा रहे हो, वही आपका क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे आप बाकी चीज़ों में कहाँ से महारत हासिल करेंगे। जब तक आप अपने इमोशन को नहीं जानेंगे दूसरे का इमोशन कहाँ से समझेंगे, है ना। आप अपना ही गुस्सा नहीं पहचान रहे और दूसरे का गुस्सा कहाँ से कंट्रोल करेंगे। आप खुद के जो है हमारे अंदर सब्र नहीं है तो हम दूसरों को सब्र का क्या पाठ पढ़ाएंगे। तो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट? सेल्फ अवेयरनेस। इंसान अपने प्रति, या कह लीजिए कि आत्म जागरूकता इंसान अपने अंदर लेकर आए। दूसरी चीज़ क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। इंसान अपने इमोशन को, ठीक है सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू इंसान जान रहा है अपने इमोशन को, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना भी जाने। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्से को कंट्रोल करना इंसान सीखे। जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूरी है इंसान के अंदर। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि भावनात्मक स्थिरता नहीं है, तो भी इंसान ज़िंदगी में खुश नहीं रहता। आपका गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी खुशी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका एक्साइटमेंट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका दुख ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी निराशा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और आपकी पॉजिटिविटी भी हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बोले ना कि कोई इंसान सालों साल पॉजिटिव है, उसको दुख कुछ हो ही नहीं रहा, वो भी गड़बड़ है ना। महीने में आप 1-2 बार उदास ना हो अपनी किसी गलती पे या सामने वाले की किसी बात पे, तो वो भी इंसानों वाली ज़िंदगी थोड़ी है कि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो हर वो इमोशन जो एक इंसान के अंदर होता है और होना चाहिए, उस इमोशन को इंसान बैलेंस्ड वे में अपने अंदर रखे, उसको कंट्रोल करे, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। बहुत ज़्यादा मान लीजिए किसी ने आपको इरिटेट कर दिया और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और गुस्से में इंसान ऐसी बातें बोल जाता है जो शायद कभी नहीं बोलनी चाहिए, होता है ना ऐसा, और वो बातें इंसान के दिल में चीर के निकल जाती हैं। बाद में रियलाइज़ होता है कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, नहीं बोलना चाहिए था के लिए कि इंसान अपने इमोशन को रेगुलेट करे। हालांकि इसमें सामने वाले को भी समझने की ज़रूरत है। इंसान जो है गुस्से में अगर कुछ बोल दिया तो सामने वाला उसको दिल पे लेके बैठ जाएगा और स्टेटस लगाना शुरू कर देगा कि इंसान तो गुस्से में वही बोलता है जो सच होता है। इस पर हम बता भी चुके हैं पहले भी कि इंसान गुस्से में वो नहीं बोलता जो सच होता है, इंसान गुस्से में वो बोलता है जो उसके दिमाग में भरा होता है, और दिमाग में जो भरा होता है वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, और दिल में जो एक बात होती है वो इंसान मोस्टली कुछ अच्छा सोच रहा होता है। तो दिल से निकलता ही नहीं है गुस्से में कुछ भी, क्योंकि गुस्सा दिमाग की उपज है, दिल की उपज नहीं है। ठीक है, तो इंसान सबसे पहली चीज़ क्या, इंसान अपने प्रति अवेयर हो जाए और वो अपने इमोशन को पहचानने लगे। अगर वो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेट है, तो भी वो समझे कि क्यों फ्रस्ट्रेट है, क्यों गुस्सा है, और अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने गुस्से को अपने आप तक बनाए रखे, दूसरों को उससे तकलीफ ना दे। और दूसरों को तकलीफ ना दे वो कैसे मुमकिन होगा, सेल्फ रेगुलेशन से इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल करे, और ना केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। अगर आप मान लीजिए सैड हैं, परेशान हैं, तो वो अगर ये मान लीजिए आप किसी से नफ़रत ही कर रहे हैं, तो वो नफ़रत से क्या वो सामने वाले को कुछ दिक्कत हो रही है या उसका कुछ नुकसान होने वाला है, हो सकता है आपका वो रिश्ता ना रहे, लेकिन आपके दिमाग का सुकून गया कि नहीं गया। आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, तो जो सामने वाले को हम हर्ट करेंगे गुस्से में बोल के वो तो करेंगे ही, लेकिन मेरे दिमाग का भी सुकून गया कि नहीं गया। तो ये जो है सोचने की बात है, और जो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आपकी तबीयत ख़राब करता है, आपका फ्रस्ट्रेशन जो है आपके दिमाग का जो सुकून है, जहनी सुकून है, वो ख़राब करेगा, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, इंसान की सेहत नहीं रहती, बहुत सारी चीज़ें। तो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल करे, और अगेन फिर से हम कह रहे हैं कि इमोशन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं है। जो अच्छे इमोशन हैं इंसान उसको भी कंट्रोल करे। अब जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसना नहीं चाहिए, कहते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हंस लिया गया या बहुत ज़्यादा जो है खिलखिला के हंस रहे हैं तो फिर रोना न पड़ जाए, ऐसा सुना है आपने। तो ऐसा नहीं है कि रोना पड़ जाएगा, ये तो एक ऐसी बात है, अंधविश्वास वाली बात है, बट उसके पीछे बेसिकली लॉजिक शायद ये रहा होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी इमोशन अच्छा नहीं है। अब ज़रूरत से ज़्यादा इंसान अगर बहुत ज़्यादा हंसने लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश रहने लग रहा है, तो जब वो कोई छोटा सा भी दुख आएगा ना, तो इंसान शायद उसको अलग वे में ले या उसको हैंडल ना कर पाए। एक ये चीज़ होती है। तो बड़े बुजुर्ग जितनी बातें बोल गए हैं सब फालतू नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कुछ और वे में कह दी, बट उसका लॉजिकली सेंस कुछ और था। तो मे भी यहाँ पे भी वही बात थी। तो इंसान अपने इमोशन को रेगुलेट करे। दो चीज़ हुई, पहली क्या, सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरी सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा एलिमेंट क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। इंसान मोटिवेटेड रहे, कहाँ से, संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख के नहीं, मेरा लेक्चर सुन के नहीं, कोई किताब पढ़ के नहीं, बल्कि अपने अंदर से इंसान मोटिवेशन लाए। और अपने अंदर से मोटिवेशन लाने का मतलब क्या है कि पर्सनली इंसान ऐसा काम करे, ऐसा जो है ऐसी एक्टिविटीज़ करे जिससे वो सेटिस्फाई, वो मोटिवेशन अच्छे से काम करे। और वो मोटिवेशन कैसे आएगा, जब इंसान के अंदर पेशेंस हो और परसिवरेंस हो। दुनिया भर की तकलीफ आ रही है लेकिन इंसान उसको चुपचाप सह रहा है, क्या है, पेशेंस है। आप पढ़ने बैठे, लाइट चली गई, इतनी भयानक मान लीजिए गर्मी है ना, ऐसी है, इन्वर्टर वगैरह मान लीजिए सब खत्म हो गया, क्या है, वहाँ पे भी अगर आप चुप हैं तो पेशेंस है।
आप बार बार जब पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं कोई ना कोई छोटा छोटा काम आ जा रहा है, और काम करने के बाद 4-5 बार ऐसा हुआ आपने कॉपी या बुक साइड करके आप बैठ गए, तो इसका मतलब ना पेशेंस है ना परसिवरेंस है। लेकिन वही अगर 4-5 बार काम आने के बावजूद फिर से आप बैठ रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर पेशेंस भी है, परसिवरेंस भी है। ये पढ़ाया भी गया है ना, परसिवरेंस। तो लगातार बाधाएं आने के बाद भी आप लगे हुए हैं उस काम में, निरंतर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वो है परसिवरेंस। अगर आपके अंदर परसिवरेंस और पेशेंस नहीं है तो मोटिवेशन भी कहीं से नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंसान के अंदर रेजिलियंस और ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। रेजिलियंस क्या है कि इंसान के अंदर लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन क्या है कि वो हर परिस्थिति के लिए इंसान तैयार रहे। जैसे एक बाबा हैं अनिरुद्धाचार्य, आपने नाम सुना है? बाबा अनिरुद्धाचार्य की एक रील जो है वायरल थी बड़ी। वो एक लड़की आई, बड़ा दुख में थी और अपनी तकलीफ़ें गिना रही थी। तो बाबा जी ने कहा कि ज़िंदगी का यही तो मतलब है। अगर आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है, सुख और दुख नहीं है, तो फिर ज़िंदगी किस काम की? आप ईसीजी के लिए जाते हैं, हार्ट बीट आप देखते हैं ना, जिग जैग होती है इस टाइप पे, ऐसे होती है। हमारी सीधी हो जाए तो ज़िंदगी ख़त्म। तो वही बात वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर आप चाहती हैं कि आपके उतार चढ़ाव और दुख ख़त्म हो जाएं, तो सिर्फ सुख ही सुख रहें, यानी कि ज़िंदगी को आप क्या कर रही हैं, एकदम सीधा कर रहे हैं, तो वो ज़िंदगी है ही नहीं। तो ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव बना हुआ है, दुख भी आ रहे हैं और सुख भी आ रहे हैं, तब इसका मतलब आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। तो वो उतार और चढ़ाव आप कब एक्सेप्ट कर पाएंगे? जब आपके अंदर रेजिलियंस होगा, लचीलापन होगा। अगर आपके अंदर लचीलापन है ही नहीं, यानी कि परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने की आपके हिम्मत भी नहीं है, ना चाहत है, तब आप ज़िंदगी भर रोते ही रहेंगे। सारे दुख मेरी ही ज़िंदगी में क्यों आ रहे हैं, ऊपर वाला बस मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। दुनिया भर की शिकायतें इंसान अगर कर रहा है, तो इसका मतलब वो ऑप्टिमिज्म को फॉलो नहीं कर रहा, वो पेसिमिज्म को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? पेसिमिस्टिक। हर बात पे वो निराश होकर बैठ जाएंगे। नंबर आएगा 95% और कर के आए थे कितना, 98% का, तो अब उस पर रो रहे हैं कि 3% मेरा कम क्यों आ गया। सोए हैं रात में 2 बजे, प्लानिंग किए थे कि 4 बजे उठ के पढ़ेंगे और उठे हैं 9 बजे, अब उस पर रो रहे हैं कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, पढ़ाई नहीं हुई। छोटी छोटी बात को लेके रोना धोना, निराश होना, ये कौन सा इंसान होते हैं? वो होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, और जो है पेसिमिस्टिक। और ऑप्टिमिस्टिक कौन होते हैं? कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, परेशानियाँ आ जाएं, सब में पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे। 4 बजे उठना था, नहीं उठ पाए, 9 बजे आँख खोली, ठीक है कोई बात नहीं, 10 बजे से खाना पीना करके हम पढ़ने बैठ जाएंगे, 2 बजे तक उठेंगे नहीं। क्या है? ऑप्टिमिज्म है। किसी काम के लिए आप जा रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ अनहोनी हो गई, आप मुंह लटका के बैठे नहीं और आपने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा। आप कहीं जा रहे थे घूमने फिरने के लिए, ट्रेन जो है आप एकदम निकलने वाले थे, किसी वजह से आपकी ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया। आप मुंह लटकाने के बजाय आपने मान लिया कि ठीक है, जो होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, इसमें कोई ना कोई अच्छी बात छुपी होगी। जैसे प्लेन क्रैश हुआ ना, तो उसमें एक लड़की का इंटरव्यू आया कि वो भी उसी प्लेन में जाने वाली थी, बट ट्रैफिक में फंस गई, नहीं जा पाई। अब मान लीजिए पेसिमिस्टिक इंसान है तो वो रोएगा कि क्यों नहीं जा पाए, जो है मेरा छूट गया, इतनी मेहनत से सोचे थे, ये प्लान था वो प्लान था। ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। मान लीजिए क्रैश हुआ नहीं, उसके पहले की हम बात बता रहे हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक इंसान वहाँ रहेगा तो वो क्या सोचेगा कि ठीक है कैंसिल हो, जो है लेट हो गया तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ और बेहतर रहा होगा, शायद मेरा न जाना ज़्यादा बेहतर हो, है ना। इस तरीके की सोच को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक इंसान। तो ऑप्टिमिस्टिक इंसान अगर है तो उसका मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहेगा, क्योंकि उसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, उसको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, उसका मोटिवेशन अपने अंदर से निकल रहा है। तो ऐसा इंसान जो है बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो पहली चीज़ क्या हो गई? इंसान अपने आप को लेके जागरूक है, अवेयर है। सेकंड स्टेप क्या हो गया कि इंसान उस जागरूकता को लेके मेंटेन करना जानता है, उस इमोशन को, अपने एहसासात को रेगुलेट करना जानता है, और अब उनको रेगुलेट कर रहा है तो वो फ्लो भी कैसे बना रहेगा? जब वो मोटिवेटेड रहेगा। चौथा फैक्टर क्या है? एम्पैथी।
अब आपने क्या कर लिया, अपने आप को पहचान भी लिया, अपने आप को कंट्रोल भी कर लिया, अपने आप को मोटिवेट भी कर लिया। ये सब फैक्टर किसके हो गए, आपके खुद के। अब दूसरों को भी तो समझना है, रिश्ता आपके अकेले से बनता है या सामने वाले से भी बनता है? सामने से। जाहिर सी बात है, एक रिश्ता है तो उसमें 2 या उससे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ आपका सोचना, सिर्फ मेरा सोचना या हम जो चाहेंगे वही होगा, मेरा सोचना ही सही है, ये सबसे ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। ज़रूरत है हमें दूसरों को भी समझने की, और दूसरों को समझने के लिए किसकी ज़रूरत है, एम्पैथी की। एम्पैथी यानी कि पैथोस से ये वर्ड आया। पैथोस का मतलब है क्या, भावना, फीलिंग। तो एम्पैथी क्या है, दूसरों के फीलिंग को ना केवल समझना बल्कि उन फीलिंग्स को, उन एहसासात को बांटना भी, शेयर करना भी, आगे बढ़ के कुछ उसमें हेल्प करना, ये असल में क्या कहलाता है, एम्पैथी। इसीलिए 12 दिन की आपने क्लास जब की तो एम्पैथी वर्ड कई बार आया, ठीक है। एक वर्ड आता है सिंपैथी, तो सिंपैथी उतना वर्ड इस्तेमाल हम नहीं किए जितना हम इस्तेमाल क्या किए, एम्पैथी। फटाफट बोलिए, थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता है, मज़ा आता है। तो एम्पैथी, सिंपैथी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप निकले, घर से निकले और आपने देखा कि एक बाइक जो है एक कार से टकरा गई और वहाँ पे किसी का खून वून आ गया और आपने देखा, ऐसे तो एक्सीडेंट लगभग रोज़ होते हैं। अब वहाँ पे देख के आपका दिल तड़प गया और आपकी इच्छा हुई कि हम जाएं दौड़ के उसको देखें वेखें और उसको हॉस्पिटल भेजें, और आप गए, उसको भेज दिया। ये क्या है, सिंपैथी है, हमदर्दी, ठीक है। आपके दोस्त ने आपको कॉल किया कि वो बड़ी तकलीफ़ में है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको कुछ हो जाएगा, और आपने उसको संभाला, उससे बातचीत की और उसके दुख को शेयर किया, बांटा, जो भी उसकी तकलीफ थी। ये क्या है, सिंपैथी है। एम्पैथी क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस कैसे है, सिंपैथी में ज़रूरी नहीं कि आप एक्शन ले ही लें, लेकिन एम्पैथी में ज़रूरी है कि आप एक्शन लेंगे। सिंपैथी में ज़रूरी नहीं कि आपकी हेल्प करने की इच्छा जागे ही, एम्पैथी में ज़रूरी है कि आप आगे बढ़कर हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जिस एक्सीडेंट में आपने मरीज़ को उठा के हॉस्पिटल भेज दिया, अज्यूम करिए कि आपने वो एक्सीडेंट देखा और उसके दुख का आपको भी एहसास हुआ, आप वहाँ पे जा नहीं पाए, तो इसका मतलब आपके अंदर सिंपैथी है लेकिन एम्पैथी नहीं है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। और दूसरी खास बात, जो सिंपैथी होती है ना, वो नेसेसरी जो है तौर पे कहिए या अनिवार्य रूप से कहिए कि वो पीड़ा या दुख से संबंधित होती है। आप किसी बीमार को देखने गए, सिंपैथी है। आपका किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप देख के फील किए, सिंपैथी है। अपने दोस्त को तकलीफ में आपने देखा, उसकी जो है तकलीफ को महसूस किया, सिंपैथी है। एम्पैथी में ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आप किसी का दुख बांट रहे हैं तो एम्पैथी है ही, आप सुख बांट रहे हैं तो भी एम्पैथी है। और बांटने का मतलब आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं, आप उनकी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, ये एम्पैथी होता है। तो अगर हायरार्की आप बनाएं ना, तो सिंपैथी लोअर है और एम्पैथी हायर है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे इंटीग्रिटी ऊपर है, ऑनेस्टी नीचे है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इंटीग्रिटी है, इसका मतलब वो ऑनेस्ट है ही है। वैसे ही एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एम्पैथी है, इसका मतलब सिंपैथी उसके अंदर भरी हुई है, ठीक है। लेकिन वो इंसान जिसके अंदर सिर्फ सिंपैथी है, उसके अंदर एम्पैथी हो, ये ज़रूरी नहीं। अब इसमें एक जो बड़ा शानदार रिलेशनशिप बनता है, वो क्या, कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान के अंदर सिंपैथी और एम्पैथी दोनों होता है, लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि इंसान की एम्पैथी गायब हो जाती है। कैसे गायब होती है, अब कोई इंसान है, अज्यूम करिए कि बहुत नेगेटिव है, बहुत पेसिमिस्टिक है, दुखड़ा अपना दोस्त सुना रहा है, इस चीज़ में परेशान है, उस चीज़ में परेशान है, लोग ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, मेरे ही साथ सारा बुरा हो रहा है। वो रोज़ आपको आके अपनी कहानी सुना रहा है, कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छा है। आपको 4 दिन उसके दुख का एहसास होगा और आपकी इच्छा होगी कि आप उसकी मदद करें, लेकिन वो रोज़ वही सुना रहा है, तो फिर एक दिन आपका जो एहसास है ना कि हम इसके लिए कुछ करें, वो कम हो जाएगा। होता है ऐसा, क्यों हो रहा है, क्योंकि फिर एम्पैथी गायब हो गई। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बार बार समझाते हैं कि दुखड़ा लेके सुनाना नहीं चाहिए। आप
कितनी भी तकलीफ में शुक्रगुजार बनिए। इसीलिए हम शुक्रगुजार वाला इतना आपको खींच रहे हैं ज़बरदस्ती। तो इंसान शुक्रगुजार बनेगा ना, तो सामने वाला भी आपको इज्जत देगा और आपके दुख को सच में वो फील करेगा। लेकिन हम इतना दुख में डूब जाते हैं, इतना अपना दुखड़ा सुनाने लग जाते हैं कि कुछ अच्छा बचता ही नहीं। तो क्या करेंगे हम? अब जो शिकायत करते हैं ना कि कोई हमको सुन नहीं रहा, कोई हमारा दुख नहीं बांट रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। वो सुनने वाला क्यों नहीं? क्योंकि हमने इतना सुना दिया अपना दुखड़ा कि उसकी फीलिंग वो ख़त्म हो गई। तो आप जिस चीज़ को एकदम आम कर देंगे उसकी कद्र ख़त्म होगी कि नहीं होगी? लोग तो यही कहेंगे ना कि दुनिया ऊपर दुख है, इतने लोग परेशान हैं, वो नहीं दिख रहा है, तुम अपना रोज़ दुख एक लेके सुनाते रहते हो। तो इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोरोना आया ना, अब कोरोना के टाइम पे बड़ी जानें गई, ठीक है, और जब भी न्यूज़ आती थी सुनते थे कि इतने लोग मर गए, इतने 100 मर गए, बड़ा दुख होता था। और कुछ होता था अंदर से जो है एकदम दिल जो है टूट जाता था लोगों का, और सोचता था कि कैसे ये सारी चीज़ें सही हों, जो मतलब रास्ता मिले इंसान सोचता था। अब आज के टाइम पे वही न्यूज़ आएगी, अभी भी लोग मरते हैं, पता नहीं चलता है, वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि अब एम्पैथी गायब हो गई लोगों की। अब क्या बची? बस सिंपैथी बची। ठीक है, क्यों बस सिंपैथी बची? अब क्या, मान लीजिए सुनाई दिया कि हाँ इतने लोग मर गए, तो इंसान जो है नॉर्मली अफसोस करेगा कि अरे इतने लोग मर गए, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इतना सुना गया 2 साल में कि अब वो फीलिंग नॉर्मल है। तो ये बिल्कुल वही बात है कि इंसान बार बार, जैसे वो कोसने वाली बात थी ना, इसके पहले हम क्लास में बताए थे कि बार बार इंसान किसी चीज़ को लेके कोस रहा है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ ही जाता है मन पे। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बहरहाल, तो 4 नंबर पे क्या हो गया कि अब आप दूसरों को भी समझें, दूसरे की फीलिंग को भी आप समझें, दूसरों की ज़रूरतों को बेसिकली आप समझें। और 5 नंबर पे आपकी क्या है? सोशल स्किल। सोशल स्किल क्या है? बेसिकली इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आपके और मेरे बीच की जो इंटेलिजेंस है, जो समझ है, जो कम्युनिकेशन है, वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल क्या होता है कि मेरे और मेरे ही अंदर जो चीज़ें हैं वो है इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इंटरपर्सनल। तो सोशल स्किल में इंटरपर्सनल स्किल ही ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, आपके रिश्तेदार हों, आपके फैमिली मेम्बर हों, आपके पड़ोसी हों, आपके शहर के लोग हैं, आपके मोहल्ले के लोग हैं, उनसे बातचीत आप नहीं करेंगे, उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो फिर सोशल स्किल डेवलप नहीं होगी जब तक आप 4 लोगों से मिलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे हम क्यों मेल मिलाप करवाते रहते हैं आप लोग का? क्योंकि सोशल स्किल जब तक आएगी नहीं, आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार नहीं आएगा। तो इसीलिए जैसे आप देखिएगा, जो लोग अपने शहर से बाहर जाके पढ़ते हैं, किसी बड़े कॉलेज में, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में, आप पाएंगे कि उसकी सोशल स्किल, उसका कम्युनिकेशन, उसकी पर्सनैलिटी में एक निखार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो 10 साल से 20 साल से पले बड़े हैं, रह रहे हैं, वो उस दुनिया से अलग दुनिया में गए, अलग लोगों से मुलाकात हुई। क्लास में और भी 20 जगह से आए हुए हैं, 20 अलग अलग शहर से। उसके हॉस्टल में 20 अलग अलग जगह से लोग रहते हैं, उसके रूम में शायद किसी अलग शहर से कोई होगा। तो विचारों का, सोच का आदान प्रदान होता है, और इससे इंसान की चेतना और विजडम बढ़ता है। अब जब इंसान की चेतना या विजडम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी सोशल स्किल इम्प्रूव होगी। अब सारी चीज़ों को सम अप कर दीजिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस को आसान भाषा में हमने क्या इसका निचोड़ बताया कि आप अगर ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या कहीं पे भी आपको नेता ही क्यों ना बनना हो, राजनीति में, सब के लिए ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि इसमें हम अपने इमोशन को समझते हैं, पहचानते हैं और कंट्रोल करते हैं, और अपने इमोशन के साथ साथ दूसरे के इमोशन को समझते हैं, पहचानते हैं और कंट्रोल करते हैं। यही है ना? तो कैसे ये 5 एलिमेंट कर रहे हैं? आपने अपने आप को पहचाना, अपने इमोशंस को पहचाना, इमोशंस क्यों हैं, कैसे हैं, मेरी मजबूती या कमज़ोरी, सबको आपने पहचाना। और जब आप पहचान लिए तो आप उसको रेगुलेट भी कर रहे हैं, और फिर आप अपने आप को मोटिवेट भी कर रहे हैं, ताकि वो आपका रेगुलेशन और अवेयरनेस बना रहे। नहीं तो एक बार इंसान अपने आप को अवेयर किया, मान लीजिए हम रात में सोने से पहले हमने असेसमेंट किया पूरे दिन का कि मेरा दिन यहाँ वेस्ट हुआ, ऐसे हुआ, और अगले दिन हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं। एक दिन सही किया हमने, 2 दिन सही किया, तीसरे दिन फिर वही इमोशन पे आ गए, वही गुस्सा, वही फ्रस्ट्रेशन। तो इसका मतलब रेगुलेशन गायब है
है ना, और रेगुलेशन गायब है तो फिर सेल्फ अवेयरनेस भी गायब हो जाएगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। आप अपने आप को पहले पहचानिए, अपने आप को पहचानने के बाद अपने इमोशन को कंट्रोल करिए और वो मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि वो कंसिस्टेंसी आपकी इन तीनों चीज़ों में बनी रहे। अब इतना करने के बाद फिर आप दूसरों पर भी ठीक उतना ही फोकस करिए, उतना ही उनको समझने की कोशिश करिए और फिर सोशल स्किल डेवलप करिए ताकि आप पूरे ग्रुप को, पूरी टीम को लीड कर सकें। अब मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली के लीडर हैं और आपके अंदर सोशल स्किल नहीं है। सोशल स्किल का मतलब क्या है कि आपके बहनों में झगड़ा हो रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है। क्या मतलब है इसका? वो सोशल स्किल नहीं है, वो कम्युनिकेशन आप बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। सोशल स्किल होने का मतलब क्या है कि आपका कम्युनिकेशन किसी से भी, हर इंसान से सही हो। एक इंसान जो गंदे कपड़े आपके सामने जो है पहन के आए, बाल जो है ख़राब हों, बड़े बड़े नाखून हों, चप्पल अच्छी नहीं हो सकता है आप एक बार के लिए उनको बुरा समझें, लेकिन वो आए और इतना मिठास के साथ आपसे बात करे कि आप उसके कपड़े चप्पल सब भूल जाएंगे और वो इंसान आपको हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में रहेगा कि कितना बढ़िया वो बात करता है, इतना प्यार से वो बोलता है या बोलती है ना। तो वो सोशल स्किल बहुत मायने रखती है और ये सोशल स्किल का कनेक्शन आपके एम्पैथी से। आप जैसे उसी फैमिली की हम बात करें, अगर बहू या सास में लड़ाई हो रही है, बहू जो है बोलती है अपने शौहर को कि माँ से चिपके रहते हो, माँ जो है बेटे को बोलती है कि जो है अपनी बीवी से चिपके रहते हो। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एम्पैथी की कमी है। हम एक दूसरे के इमोशन को और एक दूसरे की ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे। और ये बात तब क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमारी सोशल स्किल उतनी है ही नहीं, कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। अरे कभी तीनों को इकट्ठे बैठा लो और फिर बात करो कि बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत, तुम्हारी क्या दिक्कत, मेरी क्या दिक्कत, सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आप पांचों चीज़ों का सोचिए कि पांचों चीज़ें अगर ये हैं तो क्या वो इंसान महारत हासिल नहीं कर लेगा ज़िंदगी में? आप किसी भी लाइफ की बात कर लीजिए, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं, वहाँ पे कुछ भी हैं, तो मैनेजर अगर हैं तो जाहिर सी बात है आपके अंडर में 50 लोग 20 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 20 को अगर आप लीड करना चाहते हैं तो भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आप घर चलाते हैं, आप जो है शौहर हैं, तो अपने बीवी और बच्चों को आप लीड करना चाहते हैं तब भी आपको इसकी ज़रूरत है। आपका एक फ्रेंड सर्कल है, वो पूरा सर्कल अच्छे से रहे, एक दूसरे को लोग समझें और ज़िंदगी भर का साथ रहे, वो भी साथ क्यों रहेगा जब ये पांचों चीज़ें आपके अंदर होंगी। आप नेता बनना चाहते हैं, पार्टी आपकी है, पार्टी के लोग सारे एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े रहें, वो भी कैसे मुमकिन होगा? इसी के साथ मुमकिन होगा। आप एक बाप हैं, बाप जनरली घर के लीडर होते हैं, तो वो पूरा घर कैसे चला रहा है? वो भी इसी से चला रहा है। क्योंकि बाप, देखिए आप किसी अपने घर में आप अपने ही माता पिता को देखिए, वो सेल्फ अवेयर होते हैं, उनको क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, वो सब अपना पहचानते हैं। अपने बच्चों के लिए अपना भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो सेक्रीफाइस का भाव कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो सेल्फ अवेयर हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो अपने उस इमोशन को कंट्रोल भी कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी कि उनकी इच्छा नहीं होती है, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि ये खाने का मन कर रहा है या कपड़े ख़राब हो गए तो नए कपड़े लेने, नहीं बोलते, तो अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं ना। और उसी भाव के साथ वो पूरी ज़िंदगी अपनी 60 साल 70 साल की अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए गुजार देते हैं। वो 60 साल करने के लिए वो उनका मोटिवेशन भी बना हुआ है ना। तो लीडर जो होता है वो सिर्फ नेता नहीं है, लीडर कोई भी इंसान हो सकता है। आपके घर में, आपके जो है दोस्त में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, कहीं पे कोई भी लीडर हो सकता है। वो इंसान जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों, एक रास्ता दिखाता हो, एक जिम्मेदारी निभाता हो, एक ग्रुप को या एक पूरे समूह को लेकर चलता हो, सबके इमोशन को भी समझता हो, कंट्रोल करना जानता हो, ये सारी चीज़ें। बात समझ में आई? इसीलिए हम बोले तो लीडरशिप वाली क्लास को इमोशनल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने का मकसद भी यही था कि लीडरशिप होने का मतलब ही इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। अदरवाइज लीडरशिप की क्लास नंबर 17 में थी, ठीक है, इसीलिए हम इसमें शिफ्ट कर दिए कि दोनों चीज़ें आप इकट्ठे समझ सकते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटी के लिए क्या, इंसान अपनी जिम्मेदारी ले। इंसान अपनी जिम्मेदारी तभी ले पाता है जब वो सेल्फ अवेयर हो, और जब इंसान सेल्फ अवेयर है, सेल्फ रेगुलेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तभी वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, दूसरों को गाइड कर सकता है। और सेल्फ अवेयर है तभी वो फैसले भी अच्छे से ले पाता है।
और अगर उसके अंदर एम्पैथी है तभी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकता है, प्रॉब्लम को वो आसानी से सॉल्व कर सकता है, प्यार से सॉल्व कर सकता है। एक अच्छा लीडर यही तो होता है। और एक अच्छे लीडर की खासियत ये भी है कि वो अपने पूरी टीम को एक साथ लेकर चलता है, मैनेज करता है। और वो मैनेज भी कैसे हो पा रहा है? एम्पैथी से मैनेज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि एम्पैथी है ही नहीं। मान लीजिए कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, और आपके सबऑर्डिनेट ने या वो टीचर जो आपके जूनियर है उसने कुछ गलती कर दी भरी भीड़ में, महफिल में, और आप वहीं पे उसको चिल्लाना शुरू कर दें, डांटना शुरू कर दें पूरी महफिल के सामने। क्या आपके अंदर एम्पैथी है या लीडरशिप क्वालिटी है? नहीं है। क्योंकि एक लीडर जो है 20 लोगों के सामने कभी भी अपने सबऑर्डिनेट को नहीं डांटेगा। एक अच्छा बाप कभी भी अपने बच्चे की बुराई 20 लोगों के सामने नहीं करेगा, है ना? एक अच्छा बाप, एक अच्छा लीडर अपने सबऑर्डिनेट या उन लोगों की बुराई या कमियां जो उसके तहत हैं, अकेले में वो बात करेगा ताकि उसको शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आप अपने बच्चे की बुराई 20 लोगों के सामने कह रहे हैं तो उस बच्चे के मन से धीरे धीरे आपके लिए प्यार खत्म हो जाएगा। अगर आप बॉस हैं, अपने जो है वर्कर की बुराई 20 लोगों के सामने कर रहे हैं तो वो वर्कर आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप एक प्रिंसिपल हैं, अपने टीचर को डांट रहे हैं 20 लोगों के सामने, तो वो टीचर आपकी बात को या आपके ऑर्डर को सीरियसली आगे से नहीं लेगा। लेकिन यही चीज़ आप चेंज कर दीजिए। वही बाप अपने बच्चे को अकेले बुला के प्यार से उसको समझाए कि ये चीज़ तुमको ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, उस पर असर करेगी और बात वहीं दोनों के बीच में रहेगी। एक प्रिंसिपल उस टीचर को ऑफिस में बुलाए और उसको प्यार से समझाए कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो टीचर समझेगा, उसकी इज्जत भी बनी रही, है ना? तो लीडरशिप इज़ दैट पावरफुल, और वो पावर आपका आ रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस से। समझ में आई बात? अब सवाल ये उठता है कि ये जितनी भी बातें हुई आप कैसे इसको अपने अंदर लाएंगे। हम बात कर दिए एम्पैथी की, मेरे अंदर एम्पैथी है ही नहीं, कहाँ से आएंगी? मोटिवेशन की बात कर दिए, मोटिवेशन है ही नहीं मेरे अंदर। सेल्फ रेगुलेशन की हम बात कर दिए, लेकिन हम अपना गुस्सा ही नहीं कंट्रोल कर पाते। तो कहाँ से आएगा ये सब? किसी किताब से आएगा, या कोई किताब लेके आए कि हाउ टू रेगुलेट योर इमोशन इन 150 डेज? ऐसी कोई किताब मिलेगी? नहीं मिलेगी। या मिल भी जाएगी तो मिल के पढ़ के कितने दिन हम अपना इमोशन रेगुलेट कर लेंगे? तो बात हम लोग कर लेते हैं कि कैसे आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर लाएंगे। देखिए, हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे विकसित करें। तो डेनियल चाचा ने जो है यहाँ पे 2 कैटेगरीज बताई। एक तो कॉग्निटिव लर्निंग, दूसरी इमोटिव सोशल और बिहेवियरल लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग क्या है? जैसे वही किताब वाला हम एग्जाम्पल दिए। मान लीजिए आपके अंदर सिंपैथी नहीं है किसी के लिए, आप कुछ फील नहीं कर पाते, लोगों का दुख जो है फील नहीं कर पाते। आप किताब लेके आइए, या आपने नॉवेल पढ़ी, नॉवेल में आपने ऐसी कोई कहानी पढ़ी, तो मे बी आप जो है कुछ टाइम के लिए सीख जाएं। या ऐसी बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक आती है ना, तो उन बुक्स में भी ऐसी चीज़ें आप जो है सीखने का मौका मिलता है। लेकिन ये सब कॉग्निटिव लर्निंग है। कॉग्निटिव लर्निंग अकेले कभी भी एक इंसान की भावना को या एक इंसान को बहुत बेहतर नहीं बना सकती। हाँ, चेंज कर सकती है, चेंज ला सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं होता। उस कॉग्निटिव लर्निंग को सपोर्ट चाहिए होता है इमोटिव, सोशल और बिहेवियरल लर्निंग का। और ये इमोटिव, सोशल और बिहेवियरल लर्निंग कैसे आएगी? जब इंसान उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करे, रियल लाइफ में चीज़ों को लागू करे। गुस्सा आ रहा है, 20 बार प्रैक्टिस करता रहे, कंट्रोल करने की कोशिश करे। सिंपैथी नहीं है, ऐसे लोगों से जाके मिले जो बहुत तकलीफ में है ना? इस तरीके से बार बार ग्राउंड पे जब मेहनत होगी तब इंसान के अंदर वो डेवलपमेंट आता है। तो वो डेवलपमेंट कैसे आएगा? एक एक करके 5 का हम लोग देख लेते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगा, रेगुलेशन कैसे आएगा, एम्पैथी कैसे आएगी, मोटिवेशन कैसे आएगा और सोशल स्किल कैसे आएगी। वो आने से पहले एक और छोटा सा इसमें देख लेते हैं कि बच्चों के अंदर जनरली कैसे डेवलप किया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आगे चल के सब माँ बाप बनेंगे ही फ्यूचर में,
तो देखिए बच्चों के लिए एक प्रोग्राम आता है SEL। इसमें 3 फेज़ होते हैं जो बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों में डेवलप कर देते हैं। तो प्राइमरी लेवल जो होता है इसमें बच्चों को बेसिक इमोशन सिखाए जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आप चेहरा बना बना के सिखा सकते हैं कि गुस्सा क्या होता है, रोना क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, खुशी क्या होती है। आप इमोजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं जो बच्चे को बताती हैं, फ़र्क बताती हैं। जैसे आप बच्चे को हंसाने के लिए ऑफ हो गई। क्या चीज़ ऑफ हो गई है? तो हो गई नहीं है सेम। हाँ, तो जैसे बच्चों के सामने जैसे हम लोग बच्चों को खिलाते हैं कई बार ना, तो झूठ मूठ का अपने आप को मारते हैं ऐसे नाटक के तौर पे, फिर बच्चा जो है खुश हो जाता है, हंसने लगता है। ऐसा होता है छोटे बच्चों के साथ, किया है आपने कभी? तो छोटे बच्चे वो आपके पीटने पे हंस क्यों रहे हैं? मतलब आप अपने आप को ही मार रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इमोशन को भी समझ नहीं रहे होते, फ़र्क नहीं कर पाते कि दुख क्या है, हंसने वाली बात क्या है, खुश होने वाली बात क्या है। तो प्राइमरी जो लेवल होता है उसमें यही डिफरेंस बताया जाता है। किसकी मदद से? आपके ही फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से, इमोजीज़ की मदद से, ठीक है, ताकि वो कम से कम फ़र्क करना सीख जाएं। कार्टून वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी लेवल में क्या किया जाता है कि बच्चे को रियल लाइफ का जो है एग्जाम्पल दिया जाता है, ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है ना। जैसे कि एक जोक था, हालांकि वो जो है मैसेज गड़बड़ हो गया उसमें, कि एक जो है लड़की थी, एक खूबसूरत सी गाड़ी में आई, सुना है आपने? सिग्नल पे खड़ी थी, एक दुबला पतला जो है आदमी मिला सिग्नल पे, एकदम उसकी हड्डियां जो है दिख रही थी, इतना दुबला पतला। अब वो खूबसूरत लड़की क्या करती है, उस दुबले पतले आदमी को बुलाती है, शायद भीख मांग रहा था, और कहती है कि आओ गाड़ी में बैठ जाओ। अब वो दुबला पतला इंसान, गरीब बेचारा, एकदम खुश हो गया, कितनी खूबसूरत लड़की हमको गाड़ी में बिठा रही है, क्यों बिठा रही है? अब उसके दिल में लड्डू फूट रहा है। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा, सबको कट रही है? अच्छा, कितने लोग को आवाज़ जा रही है? सही से जा रही है? लेफ्ट होके ज्वाइन करिए। तो हाँ, वो दुबला पतला लड़का जो है एकदम खुश, लड्डू उसके मन में फूट रहा है कि ये इतनी खूबसूरत लड़की मेरे जैसे लड़के को कहाँ लेके जा रही है। और वो लेके गई और फिर एक खूबसूरत से जो है बढ़िया महल के सामने रुकी, जो कि उसी का घर था। घर के अंदर उसको लेके गई, और खुश कि घर में लेके जा रही है। फिर उसको बेडरूम में अपने लेके गई, और ज़्यादा खुश। फिर बेडरूम में गई तो उसका एक छोटा सा बच्चा था, और उस बच्चे से जाके कह रही है, उस लड़के आदमी को दिखा के, कि देखो अगर दूध नहीं पीना तो ऐसे ही दुबले पतले हो जाना, ठीक है। तो क्या है ये रियल लाइफ एग्जाम्पल वो दे रही थी, ताकि उसका बच्चा सीखे कि दूध नहीं पिएगा, खाएगा पिएगा नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। तो ये जोक था ना। तो रियल लाइफ में सीरियसनेस के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मजाक उड़ाने वाला नहीं। बट आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को ऐसी बस्तियों में लेके जा सकते हैं जो बेचारे बड़ी परेशानी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना। लोगों के पास खाने को नहीं होता, लोग जो है पढ़ने को नहीं होता, 3 टाइम का खाना नहीं मिल पाता। तो जब बच्चा वहाँ जाएगा और वो देखेगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं, दुनिया में और भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, हमको इतनी फरमाइश नहीं करनी चाहिए, हमको इतना जो है नखरा नहीं करना चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए। इससे बच्चा सीखेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये कब करना चाहिए? 7 साल 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वहीं से करना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे आजकल मतलब माँ बाप रियलाइज़ नहीं कर पाते कि बच्चे आजकल इतना जल्दी कैसे बड़े हो जाते हैं। तो अब वेट नहीं करना चाहिए कि बच्चा जो है 14 साल में मैच्योर होगा। बच्चे आजकल 7 साल में मैच्योर हो जा रहे हैं। क्यों मैच्योर हो रहे हैं? क्योंकि वैसी चीज़ें हम उनके दिमाग में दे रहे हैं, वैसी चीज़ें मोबाइल के थ्रू दे रहे हैं। जैसे कल किसी ने बोला ना, छोटे बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, तो वो शुरू से ही हम सारा बेड़ा जो है गर्क कर देते हैं। इस पर भी थोड़ा डिस्कशन कभी बाद में अलग से किया जाएगा, बड़ा ही सीरियस टॉपिक है। बहरहाल, तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, 7 साल 6 साल का, तो सेकेंडरी लेवल में जाता है, और रियल लाइफ में इंसान मतलब ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है, ऐसी बस्तियों में आप घुमा सकते हैं, रियल लाइफ स्टोरीज जो है उन्हें बता सकते हैं, ताकि बच्चा महसूस कर सके सारी चीज़ों को। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, हायर स्टडीज़ में जाता है,
तो ऐसे ही चीज़ें जैसे आप पढ़ रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आप पढ़िए, सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशन पे कंट्रोल कैसे करें, एथिक्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, ऐसी मूवीज़ देखें अगर वो देखता हो तो, ये सारी चीज़ें करके डेवलप किया जा सकता है। तो ये किसके लिए हो गया? बच्चे के लिए। तो आप लोग जब माँ बनिएगा, बाप बनिएगा तो करिएगा। फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे किसकी? खुद की, कि हम अपने अंदर कैसे डेवलप करें। जब हमारे अंदर रहेगा तभी तो अपने बच्चे में लेकर आएंगे। तो पहली चीज़ क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। ऊपर जो सेल्फ अवेयरनेस पढ़ा है, समझ में आया ना, कि आप अपनी पूरे टाइम पीरियड को, अपनी पूरी दिनचर्या को आप पहचान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि आपका दिन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सोच है, क्या थॉट आपका है, सब पता है आपको। ये है सेल्फ अवेयरनेस। तो हर इंसान के अंदर होता नहीं है। हमारा दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है, 24 घंटा कहाँ जाते हैं हम लोग तो यही सोचते हैं कि 24 घंटा जाता कहाँ है हमारा, और फिर सोचते हैं कि काश जो है एक दिन में 26 घंटा रहता, 28 घंटा रहता। ये सब थॉट क्यों आते हैं? ये सब थॉट आने का मतलब ही है कि हम सेल्फ अवेयर नहीं है। सेल्फ अवेयर अगर इंसान रहेगा तो उसके लिए 24 घंटे काफ़ी होते हैं, वो उस 24 घंटे में हर वो काम कर लेगा, है ना। जैसे मान लीजिए किसी काम के लिए इंसान किसी को बुलाता है तो कहता है टाइम नहीं है, तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि अगर इंसान चाहेगा, अगर चाहत होगी ना, तो वो उसी 24 घंटे में से उस काम को ज़रूरी समझकर अपना वक्त निकाल लेता है ना। वही बात है, हम जो शिकायत करते हैं वो शिकायत इसीलिए कि हम सेल्फ अवेयर नहीं है। अदरवाइज़ उसी 24 घंटे में सबको उतना ही मिल रहा है और करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस अगर नहीं है तो आप कैसे लेकर आएँ? तो पहली चीज़ है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें आप। माइंडफुलनेस क्या है, मेडिटेशन क्या है, कि आप अपना ज़हनी सुकून खोजें। और ज़हनी सुकून खोजने का मतलब क्या है? आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो बहुत पॉजिटिव हैं। आप सुबह सुबह उठिए, सुबह थोड़ा जाइए, टहल के आइए। आजकल तो लड़कियां भी टहल सकती हैं, सुबह सुबह फजर के बाद आप निकल जाइए, आराम से टहल के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिंदास ठंडी ठंडी हवा में टहलिए, सुबह सुबह थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, आप योगा कर लीजिए। योगा में जो है बहुत सारी एक्सरसाइजें, जैसे कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम में योगा को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो योगा को लेके एक पोजीशन में कॉन्फ्लिक्ट है, वो है सूर्य नमस्कार। तो जो नॉन मुस्लिम है वो जो करते हैं वो अपना करते रहें। मान लीजिए जो मुस्लिम है तो सूर्य नमस्कार छोड़ के बाकी प्रैक्टिसेस कर लें, है ना। जैसे नाक बंद करके आप सांस ले सकते हैं, एक साइड की नाक बंद करके, आंख बंद करके पालथी मार के आप लंबी लंबी सांस ले सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपका माइंड जो है फ्रेश होगा। जब माइंड फ्रेश होगा, अच्छे से काम करेगा, जाहिर सी बात है सारे न्यूरॉन्स वहीं पे हैं। आपकी जो मेहनत है, आपका जो काम है, सारा कुछ आपके न्यूरॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो माइंड में जब सुकून रहेगा तभी आप सारा काम कर पाएंगे और खुद के प्रति जागरूक रह पाएंगे। तो एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ये सब कुछ आपको करना चाहिए जिससे आप सेल्फ अवेयर होंगे। दूसरी चीज़ क्या है? जर्नलिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन इमोशंस एंड एक्शंस। जर्नलिंग और या डायरी राइटिंग दोनों चीज़ें लगभग वही मान लीजिए, कि इंसान अपनी चीज़ों को लिखे। ये बात हम कई बार बताए हैं कि जब आप लिखेंगे अपने इमोशन के बारे में, अपनी दिन भर की घटनाओं के बारे में, आप किससे लड़े हैं, कितना लड़े हैं, आप लड़े हैं तो क्यों लड़े हैं, आपने कितने लोगों का दिल दुखाया है, हम कितने लोगों पे चिल्ला के चले गए, कितने लोगों पे चिल्लाए फिर सॉरी नहीं बोले। जब इस तरीके से आप जर्नलिंग करेंगे, सारी चीज़ों की लिस्टिंग करेंगे, अपने इमोशंस की लिस्टिंग करेंगे, अपने कामों की लिस्टिंग करेंगे, तो रियलाइज़ होगा हमें कि हमने कितने लोगों का दिल दुखाया या कितने लोगों पे हमने चिल्लाया, कहाँ पे हमें नहीं चिल्लाना चाहिए था, कहाँ पे हम प्यार से जवाब दे सकते थे, कहाँ पे माँ बाप ने कुछ काम के लिए बोला, हम जो है चिल्लम चिल्ली करके भाग गए या मना कर दिए। ये सब रियलाइजेशन बेहतर तब होगा जब आप उन चीज़ों को लिखेंगे। और डायरी राइटिंग, फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, डायरी राइटिंग का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप 500 की बढ़िया सी डायरी लेके आइए, उस पर लिखिए। कोई भी पेज उठाइए, उस पर लिखिए, प्ले स्टोर से ऐप लोड कर लीजिए, उस पर लिखिए, है ना। व्हाट्सएप पे आपका जो यू वाला ऑप्शन है उसमें आप लिखिए। लिखने से आइडिया आपका होगा कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, सब रियलाइजेशन होगा। और अगली बार आप इस पे फोकस करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा सीकिंग फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड पीपल एंड इंसाइटफुल पीपल, वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में खास हैं, वो लोग जो आपके फ़िक्रमंद हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। वो खास लोग कौन हो सकते हैं? वो खास लोग आपकी फैमिली मेम्बर में हो सकते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन,
आपके दोस्त जो बहुत खास हैं, ठीक है, आजकल दोस्त भी अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, तो वो दोस्त जो बहुत खास हैं, आपके टीचर्स हो गए, आपके डॉक्टर हो गए, या ज़्यादा अगर दिमाग में कुछ इशू है, इंसान परेशान हो जाता है ना, दुनिया भर के इशू सबकी ज़िंदगी में, तो अगर परेशान बहुत ज़्यादा हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं। इसमें भी लोग शर्म करते हैं, हालांकि शर्म की कोई बात नहीं है। जैसे आपको बुखार है, आप डॉक्टर के वहाँ जाते हैं ना, फिजिशियन के पास जाते हैं। आपको सर्जरी करवानी है, आप गाइनो के पास जा रही हैं। तो अगर आपको कुछ टेंशन है, कोई एंजाइटी है, कोई ओवर थिंकिंग हो रही है, डिप्रेशन में है, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। जो बीमारी है उसी के पास इंसान जाएगा ना। लेकिन हमारे समाज में इसको इतना बुरा बना दिया गया है कि वो इंसान बताता ही नहीं है कि हमको ये इशू है। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे पागल हो गया या पागल हो गई। तो बड़ी वाहियात बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए ताकि वो अच्छा सलाह मशवरा दें, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप फीडबैक लीजिए कि हाँ, हम जो कर रहे हैं सही है कि नहीं है, क्या हम ज़िंदगी में सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा फीडबैक जब आपको मिलेगा ना, तब भी आप सेल्फ अवेयर होंगे। इसके अलावा डीपर्सनलाइजेशन बहुत बेहतरीन चीज़ है। डिफरेंस बिटवीन आई एंड मी, मतलब आप जो हैं, आपका जो वजूद है, जिस लिए आप इस धरती पे हैं, इस दुनिया में हैं, वो आप, और दूसरा एक आप कौन या मैं कौन, जो हम एक्चुअल में जी रहे हैं, ठीक है। उसका डिफ्रेंसिएशन कि हम क्या हैं और कर क्या रहे हैं, हम आए क्यों हैं और हम कर क्या रहे हैं, या हमारा मकसद क्या है और हम कर क्या रहे हैं। दोनों ही हमारे अंदर है ना। कई बार होता है कि हम अपने मकसद, अपने एम को पहचान रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी जो जी रहे होते हैं अलग होती है, डायरेक्शन ही अलग होता है, या उस मकसद के साथ, उस जो है एम के साथ, या जो बनना है उसके साथ अलाइन नहीं कर पाते। तो ये डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा कि हमको बनना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये होता है डीपर्सनलाइजेशन। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो भी आपका सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होगा। समझ में आई पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन कैसे होगा? कैसे अपने इमोशन पे कंट्रोल करें, कैसे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हम लाएं अपने अंदर। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कैसे कंट्रोल होगा? प्यार बहुत ज़्यादा है, कैसे कंट्रोल होगा? भरोसा बहुत ज़्यादा है, दो मीठी बातें किसी ने की, बाहें फैला कर वह भरोसा कर देते हैं, वो कैसे कंट्रोल होगा? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, कैसे कंट्रोल होगी? निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, कैसे कंट्रोल होगी? तो सबको कंट्रोल करने के लिए आपको अपना खुद का रेगुलेशन करना पड़ेगा। और ये अच्छा, पहला ये ध्यान रखिएगा, सेल्फ अवेयर होंगे तभी रेगुलेशन होगा, है ना। तो अवेयर पहले हो जाइएगा, फिर रेगुलेशन पे आइए। तो कोई भी इमोशन है, मान लीजिए कई बार जैसे इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, फैसले ले लेता है, और ज़्यादातर ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कह के गए कि बहुत ज़्यादा खुश हों और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो इंसान को फैसले नहीं लेने चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, खुशी में इंसान कई बार स्टेटस से ज़्यादा या औकात से ज़्यादा जो है घोषणा कर देता है ना। औकात इन द सेंस यहाँ पे वो नेगेटिव मत लीजिएगा, मतलब जो हमारी काबिलियत है उस काबिलियत से ज़्यादा हम बोल दें। और बहुत ज़्यादा इंसान गुस्से में है तो भी इंसान कुछ ऐसा बोल देगा जो शायद नहीं बोलना चाहिए था। तो उसका एक बेहतरीन तरीका क्या है? आर्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट। इंसान चीज़ को टाल दे। किसी से झगड़ा हो गया आपसे, मान लीजिए मेरा भयानक झगड़ा हो गया, अब हम गुस्से में ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं जो आपके दिल पे लग जाए, आप हमको गुस्से में ऐसा कुछ बोल दें जो मेरे दिल पे लग जाए। तो इंसान वहीं अपने आप को रोक दे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाली या सामने वाला, ठीक है, ऐसी कोई लाइन बोला जिसका एकदम बढ़िया सा जवाब रखा हुआ है, होता है ना कई बार ऐसा लड़ाई में। तो इंसान सोचता है कितना अभी जवाब देने लायक है इसको, तभी इंसान को रोक लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने दिल को बस इतना कह के कंट्रोल कर ले कि ठीक है, ये गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बाद में इसको जवाब देंगे। सुकून से भले ना ये फैसला ले, गुस्से में ही ले ले कि ठीक है अब तो बाद में देखेंगे। जैसे ही आपने ऐसा कहा या टाल दिया, बस 5 मिनट भी अगर आप टाल देंगे ना, आपका जो अग्रेशन है ना वो तुरंत आधा हो जाएगा, 70% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अब जैसे ही अग्रेशन या गुस्सा आपका आधा या कम हुआ, आप वो सारी हरकत या वो बात बोलने से बच जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। और एक सबसे अच्छी चीज़ सोचनी चाहिए गुस्से में
कई बार होता है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि गुस्से में इंसान वही बोलता है जो दिमाग में रखा रहता है, बोलता नहीं है। जब लड़ाई हुई, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया, वो सारी चीज़ें उल्टी कर देता है और बोल देता है ना। तो इंसान को ऐसे सिचुएशन में एक बात सोचनी चाहिए थी कि वो क्यों इतने दिन तक वो बात अपने दिमाग में लेकर बैठा रहा। कुछ तो वजह रही होगी ना कि वो बोल नहीं रहा था या बोल नहीं रही थी, और फिर जब अचानक कुछ ऐसा भयानक लड़ाई हुई, वो सारी बातें बोल दिया। तो ये इतने दिन तक मन में बात लेकर चलना ही अपने आप में ये मैसेज दे रहा है कि आपको वो लाइन या वो वर्ड या वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी। समझ में आ रही बात? क्योंकि आपको पहले से आपके दिल को लग रहा था कि अगर ये बात हम बोले तो गड़बड़ होगा, अगर ये बात हम बोले तो रिश्ता बिगड़ेगा। तो इसके लिए भी बेहतरीन तरीका क्या है? आर्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट। जैसे ही आपने पोस्टपोन किया, इमोशन को टाला, आपने इमोशन को रेगुलेट करना भी सीख लिया। ये आप छोटा सा पॉज ले लें, अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लें। जैसे कहा जाता है ना कि गुस्सा आए, खड़े हैं तो बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, आंख बंद करके 2-4 लंबी लंबी सांस ले लीजिए, आपका गुस्सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से इंसान अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकता है। इसके अलावा आर्ट ऑफ लेटिंग गो, चीज़ों को जाने देना। इंसान चीज़ों को पकड़ के बैठा ना रहे। एक आपने फेमस वीडियो देखा होगा ना, गिलास वाला, या अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग कहते हैं हल्की सी चीज़ रहती है, वो कहेंगे कि इतना वज़न है, लेकिन वो वज़न एक्चुअल किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी देर तक उस चीज़ को हाथ में लिए खड़े हैं, है ना। कोई 100 ग्राम की ही चीज़ है, आप 10 घंटा खड़े रहेंगे, आपका हाथ अकड़ जाएगा। लेकिन अगर आप 2 सेकंड लिए हैं या 2 मिनट लिए हैं तो उस हाथ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही बात इमोशंस पे भी है, वही बात हम वो उन सारी नेगेटिव चीज़ों पे है या वाइसेस पे है जो हम लेके ढोते हैं, या उन सारी नेगेटिविटी पे है। जितनी देर हम लेके उसको ढोएंगे, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हमारी बढ़ती रहेगी और हमारे दुख बढ़ते रहेंगे, और हमको लगेगा कि दुनिया में हमको कोई समझ नहीं रहा। कुछ गड़बड़ हो गया, किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया, हम लेके बैठे हैं कि वो बोला क्यों या वो बोली क्यों। इतने साल की दोस्ती है, इतने साल का रिश्ता है, वो ऐसा बोल कैसे सकता है या बोल कैसे सकती है। लेके ढोए जा रहे हैं। माफ़ी मांग रहा है सामने वाला, तब भी लेके बैठे हैं कि क्या माफ़ी जो है मांगने से रिश्ते सही हो जाएंगे। या वही ग्लास वाला एग्जाम्पल, कांच का ग्लास तोड़ देंगे और फिर कहेंगे क्या इस टूटे हुए कांच को कोई जोड़ सकता है। वैसे ही मेरा दिल टूट गया है, क्या कोई जोड़ सकता है? तो बकवास बातें हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, खुद खुश रहें, सामने वाले को भी खुश रहने का एक रीज़न दें, और ये तभी मुमकिन है जब आप चीज़ों को जाने देंगे। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐन मौके पर कुछ गड़बड़ हो गया। अब हो गया तो ठीक है, हो गया, क्या कर सकते हैं? उसको जो है रिवाइव कर सकते हैं या वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अब जब नहीं ला सकते तो लेके ढोना क्यों है? जाने दीजिए। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, अब नफरत मन में पाल के बैठे हैं, दुश्मनी निभाए जा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलेगा ना। माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए, ख़त्म हो गई बात। जो है ज़ाती रिश्ते जो होते हैं उसमें बहुत सा ऐसी बार होता है, तो ढोना ही क्यों है? इंसान लोगों को माफ़ करे, माफ़ करके आगे बढ़े। माफ़ करना खुद के लिए है, सामने वाले के लिए नहीं। इसके अलावा इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक योगा टू बिल्ड इमोशनल डिसिप्लिन, ये बता चुके हैं अभी ऊपर अवेयरनेस वाले में भी, तो ये भी हर जगह काम करेगा। अच्छा, कि योगा या माइंडफुलनेस या मेडिटेशन प्लस डायरी राइटिंग, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हर एलिमेंट में, या जो भी आप 5 तत्व पढ़ रहे हैं ना, सब में आपकी काम करेगी। ठीक है। इसके अलावा रिफ्रेम नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव वंस। सेल्फ रेगुलेशन का यह भी बेहतरीन तरीका है कि इंसान अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। कुछ बुरा है भी तो आप उसको अच्छा मान लीजिए। अच्छा मानने का मतलब क्या है कि आप उसमें कुछ अच्छा ढूंढ लीजिए कि ठीक है, ये चीज़ नहीं हुई तो हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। जैसे कई सारी मूवीज़ आई IAS को लेके, है ना, या कोई वेब सीरीज़ आई, उसमें क्या होता है कि गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, लड़का ठान लिया कि अब IAS बन के रहेंगे, तो वो ब्रेकअप कहाँ तक लेके जाता है? IAS बनने तक लेके जाता है।
तो रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि जो तकलीफ़ होती है ना, उस तकलीफ़ को अपना हथियार बना लेते हैं और वो कुछ करके दिखा देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए किसी के रिश्तेदार होते हैं, बड़े जहरीले होते हैं, है ना, नाग नागिन की तरह एकदम जो है अच्छा सोचते ही नहीं, ताने पे ताने देते रहेंगे, बुरा बोलते रहेंगे। तो आप ठान लीजिए कि बुरा बोल रहे हैं तो अब हम करके दिखाएंगे। वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करिए। क्यों मुँह फुला के बैठना है, वो बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, अरे बोल रहे हैं तो भाड़ में जाएं। आप अपना सही कर लीजिए, अपने इमोशन को सही करिए। किसी और के बोलने से अपना मूड क्यों ख़राब करना है। तो अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए। इसके अलावा लिस्ट ऑफ सिम्टम्स वेयर सेल्फ रेगुलेशन विल बी रिक्वायर्ड। आप अपने ज़िंदगी को ऑब्जर्व करिए और सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन से इमोशंस हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सोचिए गुस्सा, आप उसको मेज़र करिए कि मेरा गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा है, कम है। ज़्यादा है तो उसको पॉइंट आउट करिए। फिर सोचिए पेशेंस है हमारे अंदर, नहीं है तो उसको फिर लिखिए। फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं, उसको लिखिए। आप लिखिए और फिर उसको काम करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका काम करेगा। इसके अलावा डेविएटिंग वन सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन से इंसान दूर रखे खुद को जहाँ पे इमोशंस उसके एक्सट्रीम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, है ना। कई बार ज़िंदगी में ऐसे आपके लोग होंगे जो बहुत नेगेटिव होंगे, नेगेटिविटी वाली बातें करेंगे। तो इंसान क्या करे, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना ले। दूरी बनाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि इंसान रिश्ता ख़त्म कर ले, है ना। क्योंकि देखिए जो नेगेटिव इंसान हमारे आसपास होते हैं, अल्टीमेटली उनकी नेगेटिविटी दूर करना भी हमारा ही फ़र्ज़ होता है। ठीक है, एक इंसान के तौर पे हमारा फ़र्ज़ है। तो ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहिए, ये हम सलाह देते हैं। हालांकि बहुत से लोग सलाह यही देते हैं कि दूर रहना चाहिए, दूरी बना लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान परेशान है, हमारे पास भी जो है कुछ तो कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत, तो दूरी नहीं बनानी चाहिए। बस थोड़ा क्या है कि लिमिट में इंसान रहे, ऐसा ना हो कि उनके नेगेटिविटी के चक्कर में आप भी नेगेटिव हो गए। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहिए। कोई ऐसी सिचुएशन है जो नेगेटिविटी ला देती है आपके अंदर, आपके इमोशन को बढ़ा देती है, उससे दूर रहिए। आप सैड हैं तो आप थोड़ा सा सो जाइए, लेट जाइए, लंबी लंबी सांसें ले लीजिए। ये नहीं कि सैड हैं तो जाके इंस्टाग्राम खोलें और सैड रील देखें। तो आप सैड रील देखेंगे तो डेविएट थोड़ी होंगे, आप तो और बढ़ा रहे हैं ना उसको। पता चला आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप लेट जाइए, लेकिन आप लेटने के बजाय पहुंच गए सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे जो है लड़का आया, पॉडकास्ट चल रहा है, माइक लेके बैठ जाते हैं आजकल, बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे। और पॉडकास्ट में लड़का क्या बोल रहा है, ओवर थिंकर से बड़ा लॉयल कोई है ही नहीं दुनिया में। लोग समझते नहीं हैं इस बात को, ना समझें, अच्छी बात है। ओवर थिंकर को इस तरीके से वो जस्टिफाई कर देंगे कि आप जिस ओवर थिंकिंग को बचाने का सोच रहे थे वही आप बढ़ा के बैठ जाएंगे। कोई मतलब है इसका? नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन से आप खुद को दूर रखें। अरिजीत सिंह का जो है आप गाना सुन रहे हैं ब्रेकअप वाला, सोच सोच के आप रोए जा रहे हैं, और पता चलेगा कि आपको किसी ने धोखा दिया ही नहीं है, तो सोच के रो क्यों रहे हैं? आप क्या करेंगे? आप गाना नहीं सुनेंगे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन से आप खुद को डेविएट करें जो आपके इमोशन को हाई पिच पर लेकर जाएगा। इसके अलावा आर्ट ऑफ नॉट एक्सप्रेसिंग, अपने इमोशन को एक्सप्रेस मत करिए। अच्छा, कई बार होता है माँ बाप या घर में जो बड़े हैं ऐसी बातें बोल देते हैं जो सही नहीं होती, है ना। सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, और कई बार कई लोगों की बातें सही नहीं होती हैं, उनके हिसाब से शायद सही होती हैं, बट कुछ पैरामीटर्स पे गलत हो जाती हैं वो बातें। अब जैसे माँ बाप ने ऐसा कुछ बोल दिया जो पसंद नहीं है आपको या सही नहीं लगा, एकदम मान लीजिए ज़ाहिरी तौर पे वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन माँ बाप की मान लीजिए सोच थोड़ा अलग है, तो उनको शायद लगा कि ये सही है। तो आप क्या करेंगे? गुस्से में चिल्ला देंगे, भड़क जाएंगे? नहीं ना। आप क्या करेंगे? वहाँ पे अपने इमोशन को जो है एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप जाहिर नहीं करेंगे कि आपको गुस्सा आया, है ना। अपने एक्सप्रेशन को दबा लेंगे। तो अपने एक्सप्रेशन को ना दिखाना भी सेल्फ रेगुलेशन का ही हिस्सा है। अचानक हो सकता है आपको वहाँ बुरा लगे, तो इसीलिए एक्सप्रेस करने को मना किया जा रहा है कि बाद में अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है, पोस्टपोनमेंट हो रहा है, और बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि अरे ठीक है माँ बाप हैं, पहली बात। दूसरी बात, एज जो है इतना गैप है, जनरेशन गैप है, थोड़ा सोच अलग है, तो क्या ही दिक्कत है ना। तो आर्ट ऑफ नॉट एक्सप्रेसिंग। बाकी डायरी राइटिंग अगेन
सेल्फ रेगुलेशन का एक बेहतरीन रास्ता है। इसके अलावा सेल्फ मोटिवेशन क्या है बता ही चुके हैं। सेल्फ मोटिवेशन यानी कि वो मोटिवेशन जो आप अपने अंदर से लेकर आ रहे हैं, ना कि कहीं बाहर से, किसी वीडियो से, किसी किताब से। क्यों? क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए है। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन आता है, बाहर से आता है, वो वक्ती होता है। किताब पढ़ के आप मोटिवेशन कितने दिन बनाए रख पाएंगे? एक वीडियो देख के आप कितने दिन मोटिवेशन बनाएंगे? या फिर आप एक 60 सेकंड की रील देख के आप कितने देर तक आप अपने आप को पढ़ाई से जोड़े रख सकते हैं? बहुत देर तक नहीं। इसलिए जो है आपके अंदर है उसको निकालिए। आप सोचिए कि माँ बाप आपके हैं, माँ बाप के लिए आपको कुछ करना है। 25 साल तक, 30 साल तक माँ बाप जो है मेहनत किए, कमा कर जो है खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको उनकी ज़िंदगी में आपकी कोशिश होनी चाहिए ना कि आप उनके रहते जीते जी आप उनको वो बनकर दिखा दें जिनकी उनकी ख्वाहिश है ना। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई होगा? ये मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ये मोटिवेशन हमारे ही अंदर से आएगा, किताब से नहीं आएगा। तो खुद से आप मोटिवेशन लाइए। अपने माँ बाप का सोचिए, अपने भाई बहन का सोचिए। भाई बहन से ज़्यादा बड़ा कोई सपोर्टिव होता है? कितनी भी बढ़िया दोस्ती हो, कितने भी अच्छे अच्छे रिश्तेदार हों, लेकिन उनसे ज़्यादा आपका फिक्रमंद कोई नहीं होता। या जो है आपकी बीवी हो गई, या माँ बाप हो गए। तो ऐसे लोगों से आप इनका सोचिए, मतलब कि इनको आपको खुशी देनी है, इनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। वो मोटिवेशन जो आएगा वो है सेल्फ मोटिवेशन। और उसको और ज़्यादा मजबूत आप कैसे करेंगे? छोटे छोटे गोल बनाइए। मतलब गोल का मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म में गोल है उसको रखे रहिए, लेकिन उसको आप टुकड़ों में बांट दीजिए, है ना। ये कई बार हम बताएं, टाइम मैनेजमेंट वाली क्लास में भी हम बताएं कि छोटे छोटे आप गोल बनाइए, टुकड़ों में गोल बनाइए। पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करिए। 25 मिनट या 40 मिनट पढ़िए और फिर उसको एक एक टास्क कंप्लीट करते रहिए। जब आप एक टास्क कंप्लीट करेंगे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और अगला और एनर्जी के साथ आप करेंगे। सुबह सुबह उठिए, अपनी बेडशीट सही करिए, अपना जो है पिलो वगैरह सही करिए। उसके बाद जो है आप निकलिए रूम से और नाश्ता वाश्ता करके फिर उसके बाद आके रूम में एंटर करेंगे। आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, एनर्जी फील होगी आपको, और आप उस एनर्जी के साथ आगे का काम भी करेंगे। आप ये करके देखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि उठते ही ऐसे ही बेड छोड़ के भाग जाते हैं और फिर आते हैं, उसके बाद दोबारा एंटर करते हैं रूम में, तो आपको फ्रेशनेस नहीं आएगी। तो जब आप एक सुंदर सा प्यारा सा अपना सही से सुलझा हुआ बेड देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ आपने थोड़ा बहुत तो अच्छा काम किया ही है, और वो काम आपको आगे के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसे छोटे छोटे आप टास्क बांटिए और उन टास्कों को एक एक करके कंप्लीट करिए। हर टास्क आपको एक खुशी देगा, हर टास्क आपको एक जीत का एहसास देगा। ठीक है। इसके अलावा अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करिए। जो आप बनने वाले हैं, आप सोचिए कि आप बन जाएंगे तो क्या माहौल होगा। आपके माँ बाप की जो है चेहरे पे कितनी खुशी होगी, आपके मोहल्ले वाले आपको कैसे जो है ग्रीट करेंगे, आपकी क्या इज्जत होगी। आप जब इसको सोचेंगे ना, खासकर माँ बाप का, उनका चेहरा सोचेंगे कि आपकी सक्सेस के बाद, या वो जो बनाना चाहते थे आपको, आप जब बन गए, तो उनको कितना प्राउड फील होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा विजुअलाइजेशन जब आप करेंगे तो आपको मोटिवेशन जो है मतलब बढ़ जाएगा। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी के जो खुद के आपके पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अचीव किया है, छोटी छोटी विक्ट्रीज़ जो आपकी हैं, उन एग्जाम्पल को आप सोचिए। और वो जो है आपका एग्जाम्पल तो बेहतर तरीके से आप ही जानेंगे कि क्या है आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव, बट पता नहीं आप लोग ढूंढेंगे कि नहीं। नेगेटिव ढूंढना रहता तो आसानी से ढूंढ लेते हैं ना, बट पॉजिटिव मिलना मुश्किल है। तो बहरहाल पॉजिटिव एग्जाम्पल आप ढूंढेंगे, मिलेंगे। इसके अलावा अच्छे लोगों से बातचीत करिए। वो लोग जो पॉजिटिव बातें करते हैं, वो लोग जो आपको करेज करते हैं, वो लोग जो आपके ठहराव वाले फेज़ में आपको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ऐसे लोगों से बातचीत करिए। ऐसे रोल मॉडल बनाइए जो आपको मोटिवेट करते रहें। अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो ऐसी कुछ किताबें भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कुछ मूवीज़ आती हैं, जो मूवीज़ देखते हैं वो लोग उससे सीख सकते हैं। कई सारी ऐसी मूवीज़ आती हैं ना जो इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन करवा देती हैं। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? जैसे मूवी आई तारे ज़मीं पर, है ना। तारे ज़मीं पर क्या है, बच्चा पढ़ नहीं सकता था, उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसका शौक़ किस में था? पेंटिंग। ऐसे ही किसी ने एग्जाम्पल दिया था ना
कि मछली पानी में रहने के लिए है, चिड़िया या कोई जैसे जानवर है, पेड़, चिड़िया ही है मान लीजिए, पेड़ पे रहने के लिए। मछली को पेड़ पे डाल दें, चिड़िया को पानी में डाल दें, क्या कुछ होगा? नहीं होगा। सेल्फ रियलाइजेशन यही है कि जो इंसान जिस चीज़ के लिए है, हम जिस चीज़ के लिए हैं, इंसान उसको रियलाइज़ कर रहा है, उसको समझ रहा है, वही सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो सेल्फ रियलाइजेशन विल अल्टीमेटली लीड्स वेयर? सेल्फ मोटिवेशन। इसके अलावा चौथा क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी कैसे आएगी आपके अंदर? कैसे आप जो है दूसरों को समझेंगे, दूसरे की इमोशन को समझेंगे, उनकी फीलिंग को कैसे शेयर करेंगे, कैसे आप उनके दर्द को बांटेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है। एम्पैथी या सहानुभूति डेवलप करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम दूसरों को सुनें, दूसरों के दर्द को सुने, दूसरों की तकलीफ़ों को सुने, बिना जजमेंटल हुए। अब एक बात यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्टिंग है वो ये, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि दूसरों को दुखड़ा नहीं सुनाना चाहिए, दूसरों को अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान खुद ही परेशान है ना? तो यहाँ पे ये लाइन क्या है कि आप दूसरों का दुख सुने। दोनों लाइन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, जो है सीधी सी वही लाइन है कि आप खुद का दुखड़ा बिल्कुल मत सुनाइए, आप खुशियाँ बांटिए, दुख मत बांटिए। लेकिन कोई अगर आपके पास आ रहा है अपना दुख सुनाने, तो उनका दुख आपको या हमें ज़रूर सुनना चाहिए, है ना? क्योंकि जो इंसान एंजाइटी में है, जो इंसान डिप्रेशन में है, उसके पास दुख सुनाने के अलावा या कोई एक ऐसा इंसान को जो ढूंढते हैं जो सुने और समझे बिना जजमेंटल हुए, उनकी उसको बहुत ज़रूरत होती है। जब ऐसे इंसान नहीं मिलते तो इंसान जो है गलत रास्तों पर चला जाता है। तो जो लोग आपके आसपास हैं, अगर आपको एहसास होता है कि नहीं वो एंजाइटी में है, डिप्रेस्ड हैं, तो आपको उनकी 100% मदद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि कब क्या कर लेंगे कोई भरोसा नहीं होता। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना, और जब इंसान चला जाएगा ना तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर आपको एहसास होगा कि नहीं, वो वक्त मांग रहा था या मांग रही थी, हमें दे देना चाहिए था। थोड़ा सा कॉल आ रही थी, मैसेज आ रहा था, ठीक है थोड़ा बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन थी या था में वो वक्त गया। इसलिए कोई भी इंसान परेशान है, आपसे कुछ वक्त मांग रहा है, चाह रहा है, तो आपको वक्त दे देना चाहिए। बट हाँ, आपकी अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखें। जब आप अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखेंगे तो उनकी तकलीफ़ का एहसास होगा, उनकी भावनाओं का आपको एहसास होगा। इससे भी आपके अंदर एम्पैथी आएगी। इसके अलावा वॉलंटरीली जो है आप दूसरों की हेल्प करें, सोशल सर्विस करें, लोग जो परेशानी में हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, आप उनकी मदद करें। ऐसे टॉपिक्स पे आप डिबेट करें, अमीरी गरीबी पे डिबेट करें, गरीब गरीब क्यों है इस पे डिबेट करें, अमीर ही अमीर होता क्यों जा रहा है उस पे डिबेट आप करें, है ना? मुंबई इतना बड़ा, इतना डेवलप्ड जो है शहर है पूरे इंडिया का, लेकिन वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है, पानी इतना गंदा है कि आप सूंघते ही उल्टी कर देंगे। नालियों पे जो है रास्ते बने हुए हैं। तो इतने बड़े शहर में इतना बड़ा स्लम क्यों है? क्यों लोग एक तरफ इतना आलीशान जो है ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पे वो महीने का 1 करोड़ रुपए एक फ्लैट का भाड़ा दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ उसी फ्लैट के साइज़ में 10 फैमिलीज़ अपनी अलग अलग झोपड़ी बना के रह रही हैं, और खाने को 3 वक्त का खाना भी नहीं है। क्यों ऐसा है? ये जब डिबेट और ऐसे डिस्कोर्सेज होंगे तो हमको लोगों की तकलीफ़ों का एहसास होगा। ऐसे लोगों से जब हम जाके मिलेंगे तब हमको रियलाइजेशन होगा, है ना? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसे लोगों से मिलना ज़रूरी है, तब हम एम्पैथी या सहानुभूति या दूसरों के लिए हमदर्दी अपने अंदर ला पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो वो कैसे आएगी? सबसे पहला तरीका कि अपनी शर्म को बेच दीजिए बातचीत के केस में। ठीक है, बातचीत खुल के करनी चाहिए, कम्युनिकेशन बेहतरीन होना चाहिए। जो यहाँ पे आप शर्माते हैं, मुँह छुपा छुपा के भागते हैं, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मेरे केस में यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट सुनते नहीं आप।
जब आप यहीं पे शर्माएंगे तो सोशल स्किल कैसे आपकी डेवलप होगी। और ये कल ही हम आप लोग को इनडायरेक्टली धमकी दे दिए थे कि आप जो लोग ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये आपके लिए ही हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि ऑफलाइन आप आके स्टेज पे फेस करेंगे उन स्टूडेंट को जो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और आप यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन में जो मुमकिन है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना पीछे जाएंगे उनसे। कम्पीट तो उन्हीं से करना है, तो कैसे होगा? बिना कम्युनिकेशन के, बिना हिम्मत के, बिना करेज के? नहीं ना। तो थोड़ा करेज दिखाइए, मेरी मेहनत की भी थोड़ी सी लाज रखिए। किस भाषा में समझाएं आप लोग को। इसके अलावा रिजोल्यूशन टेक्निक, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक, कोई संघर्ष है, कोई लड़ाई बड़ाई है, इंसान उसको कैसे सॉल्व करे। दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो आप जाके वहाँ पे दो लोगों की लड़ाई को सॉल्व कर रहे हैं या फिर और बता रहे हैं कैसे मारो, उधर से मारो, घुमा के मारो। क्या करते हैं आप? उसको सॉल्व करवाएंगे तब आपकी सोशल स्किल डेवलप होगी। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में ऐसे अलग अलग लोगों को आप शामिल कर सकते हैं जिससे बातचीत बढ़े, एक दूसरे के विचारों को आप समझें, है ना। अब जैसे यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस कभी करवाते हैं तो मेल का फीमेल से क्वेश्चन करवाते हैं, या फीमेल का मेल से फिर पूछवाते हैं। ऑफलाइन में तो और थोड़ा बेहतर तरीके से करवा पाते हैं, बट यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं। क्यों करवाते हैं? ये थोड़ी है कि हमको जो है दोनों की दोस्ती करवानी है, वो इसलिए कि एक्सपोजर होगा। इसीलिए आप पाएंगे कि वो लोग जो को एजुकेशन के साथ नहीं पले बढ़े, जब वो अचानक इंटरमीडिएट में या यूजी में, पीजी में जब जाते हैं को एजुकेशन में, तो उनके हार्मोन्स कंट्रोल नहीं होते, सारा खेल बिगड़ जाता है और वहीं से गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और जो इंसान को एजुकेशन में होता है ना, हार्मोन्स उसके बैलेंस रहते हैं, क्योंकि वो शुरू से देखते आ रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल हो गया सारी चीज़ें, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो हेजिटेशन जो होती है ना, गायब हो जाती। तो वही यहाँ पे भी ज़रूरत है। ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल ऐसा हो, आप ऐसे लोगों से जाके मिलिए, क्रिकेट वगैरह खेलिए। क्रिकेट में 11 लोग रहेंगे, अलग अलग एरिया से रहेंगे, है ना। स्टेडियम में आप चले जाइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लीजिए। अलग अलग जगह पे कंपटीशन होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, मोहल्ले में होते हैं। इन सब में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो जो आदान प्रदान होगा विचारों से, वो आपकी सोशल स्किल को मजबूत बनाएगा। समझ में आई बात? तो आसान भाषा में अगर आपको महान बनना है तो आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस मजबूत करना होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक कहानी है, द एंग्री सन।